हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं आज कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान कराने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों संसाधन के रूप में लोग। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने अर्थशास्त्र बुक को स्टार्ट कर दिया था। पहला चैप्टर बच्चों पालमपुर गांव में कहानी हमने पढ़ लिया। आज हम दूसरा करेंगे संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले बच्चों तो आपको पता होना चाहिए संसाधन यानी कि रिसोर्स किसे कहते हैं। वे सभी वस्तुएं बच्चों जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन को बच्चों मनुष्य ही बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों? जितनी भी चीज़ प्रकृति में होती है उनका इस्तेमाल बच्चों टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने लिए कर लेते हैं। जैसे बच्चों जो आपकी कॉपी है ये पेड़ पौधे से बने हैं। जितनी भी चीज़ हमारे चारों ओर दिखती है ना, इन सबको बच्चों प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के माध्यम से हमने मनुष्य ने बनाया है। और मनुष्य भी बच्चों एक संसाधन होता है और उसे हम मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मानव पूंजी। एक होता है मानव पूंजी बच्चों, एक होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब होता है कि जो हमारे वहाँ स्कूल होते हैं बच्चों, विद्यालय हो गए है ना, विद्यालय हो गया, सड़क हो गया बच्चों, जो हमारे घर हो गए, ये सारी भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं। मानव पूंजी का मतलब होता है कि एक देश में बच्चों कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये सब मानव पूंजी के अंतर्गत आते हैं। और जापान बच्चों एकमात्र ऐसा देश है जो मानव पूंजी पे निवास करता है, मानव पूंजी पे इन्वेस्ट करता है बच्चों। जैसे जापान के लोग शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते बच्चों, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरह बच्चों जापान की तरह ही भारत में एक राज्य है, उसका नाम है केरल बच्चों। ये भी किसका? मानव पूंजी पे ज़्यादा ध्यान देता है, न कि भौतिक पूंजी पे कि बड़े बड़े स्टेचू बना दो, बांध बना दो। ये सब बच्चों जरूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है बच्चों? मानव पूंजी है। तो जब शिक्षा के माध्यम से स्किल देकर, चिकित्सा यानी उसको स्वास्थ्य कर सामान जो जनसंख्या होती है ना उसको पूंजी में बदल देते हैं, इसी को मानव पूंजी कहते हैं। तो मानव पूंजी का मतलब क्या है कि इंसान के अंदर जो कौशल होता है यानी स्किल होता है बच्चों, जो उत्पादन का उसके अंदर ज्ञान होता है, स्टॉक होता है, इसी को बच्चों हम मानव पूंजी कहते हैं। और मानव पूंजी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मानव पूंजी निर्माण करना पड़ता है, यानी उसके अंदर बच्चों इन्वेस्ट किया जाता है। शिक्षा के द्वारा, कौशल के द्वारा और स्वास्थ्य के द्वारा हम मानव पूंजी निर्माण करते हैं, जब जाकर मानव पूंजी बनती है यानी ह्यूमन कैपिटल बच्चों बनता है। जैसे आपने एक शॉट देखा होगा बच्चों, उसमें क्या होता है, एक मशीन चलते चलते बंद हो जाती है, फैक्ट्री के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अचानक से बच्चों एक लेबर आता है और वहीं पे उसका मालिक भी होता है बच्चों। वो अचानक से सिर्फ एक हथौड़ा मारता है और वो मशीन चलने लगती है। अब वो मालिक कहता है बता तेरी मजदूरी कितनी है? तो लेबर बच्चों बोलता है 1000 रुपये। यानी उस टाइम पे बच्चों 1000 का बहुत महत्व था। उसने कहा 1 हथौड़े मारने के 1000 रुपये बच्चों, मालिक ने कहा। तो लेबर ने कहा बच्चों 1 रुपये हथौड़े मारने के और 999 रुपये बच्चों कि कहाँ हथौड़ा मारना है ये मैं जानता था उसके। तो ये बात ध्यान रखना। और ये ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर बच्चों स्किल था कि इसमें क्या चीज़ खराबी है। अगला है बच्चों हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग अपना अपना काम करते हैं। और अर्थव्यवस्था में बच्चों कितने क्षेत्रक आते हैं? 3। पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के पहले क्षेत्र को प्राथमिक कहते हैं। दूसरा क्षेत्रक आता है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है बच्चों आपका तृतीयक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक उसे कहते हैं बच्चों जो कच्चा माल होता है और ये किससे? भूमि से जुड़ा होता है। इसमें कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सारी चीज़ें किया जाता है बच्चों। द्वितीयक क्षेत्रक का मतलब होता है विनिर्माण, यानी इसमें मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल होता है। और प्राथमिक और द्वितीयक एक दूसरे से जुड़े हैं बच्चों। प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक को कच्चा माल देता है बच्चों, और जो द्वितीयक क्षेत्र है प्राथमिक को ये बड़ी बड़ी मशीन देता है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तृतीयक क्षेत्र को हम बच्चों सेवा क्षेत्र कहते हैं, और इसमें जो परिवहन हो गया, माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो आता है। प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों गन्ने का उत्पादन होता है, और गन्ने से चीनी कौन बनाता है बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र बनाता है। और गन्ने को मशीनों तक पहुंचाता कौन है? परिवहन के द्वारा, यानी तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र के एक दूसरे से बच्चों जुड़े हुए हैं।
तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुओं को पालना, मछलियों को पालना, मुर्गियों को पालना, खनन। और खनन का मतलब होता है बच्चों खोदना। खनन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? खोदना। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीयक क्षेत्रक यानी उत्खनन और विनिर्माण प्रक्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं को अन्य रूप में बदल देते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बना दिया बच्चों, और जो कपास है कपास से सूत यानी धागा बना दिया। तो ये द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। अगला है बच्चों हमारा तृतीयक क्षेत्र की सेवाएं। तो इसमें ऐसे क्रियाकलाप आते हैं जो सिर्फ सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं बच्चों। इसमें उत्पादन नहीं होता। यहाँ पे याद रखना, तृतीयक क्षेत्र में बच्चों उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है, उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ये सारे चीज़ें बच्चों तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र के? 3 बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के बारे में बताओ और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है बच्चों शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले शिक्षा तो क्या करती है बच्चों? हमारे ज्ञान को और कौशल को बढ़ा देती है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एक शिक्षित व्यक्ति होता है वो ज़्यादा समर्थवान होता है, उसके अंदर नए नए इनोवेटिव्स आइडिया आते हैं, डिसीजन मेकिंग उसकी बच्चों ज़्यादा होती है। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं ना बच्चों, वो किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वो पढ़ना जानता है, समझना जानता है बच्चों। तो नए नए अवसर प्रदान करती है शिक्षा, यानी कि हम कोई सा भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से बच्चों हम अनेक प्रकार के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही बच्चों हमारे आय में वृद्धि करती है, शिक्षा में नई नई आकांक्षाएं प्रदान करती हैं, और शिक्षा के द्वारा बच्चों राष्ट्रीय आय, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान है वो ज़्यादा कमाएगा, और जब वो ज़्यादा कमाता है बच्चों तो इससे इनडायरेक्टली हमारे समाज को ही फायदा होता है। ज़्यादा कमाएगा बच्चों, शॉपिंग करने जाएगा तो उन दुकानदारों को फायदा, घूमने जाएगा बच्चों, पर्यटन का मतलब होता है बच्चों घूमना, पर्यटन करने जाएगा तब भी हमारे देश का ही फायदा होगा, है ना। सांस्कृतिक समृद्धि की वृद्धि होती है, प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, और जीवन स्तर में भी सुधार आता है। तो ये बच्चों शिक्षा का महत्व है। जीवन स्तर कैसे सुधरता है? जो शिक्षित लोग होते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्वस्थ होते हैं बच्चों, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये बच्चों हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। और बच्चों शिक्षा के लिए भारत सरकार ने कई सारे प्रयास किया था। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है बच्चों, जो कि 1986 से लेकर 2019 तक बच्चों लगातार कार्यरत रही है ना। और इसके माध्यम से बच्चों हमने 661 जो नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय, जवाहरलाल नवोदय विद्यालयों की स्थापना की है। 661 विद्यालय बच्चों, कितने हैं? 661। सरकार बच्चों हमारी जीडीपी में, पहले बच्चों जीडीपी में सिर्फ 0.64% ही हम लगाते थे, लेकिन 2015 और 16 में बच्चों शिक्षा में हम 3% जीडीपी का खर्च करते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों साक्षरता दर, हमारी साक्षरता दर भी बच्चों बदल रही है। पहले बच्चों 1951 में भारत की सिर्फ 18% ही जनसंख्या साक्षर थी, लेकिन बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 74% लोग भारत में क्या हैं? साक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। उसके साथ ही साथ में बच्चों भारत सरकार ने कई सारी योजना चलाई थी। एक है सर्व शिक्षा अभियान, इसको बोलते बच्चों SSA, यानी सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान यानी 2001 में सरकार के द्वारा चलाया गया था, और इसमें कहा गया था बच्चों कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं ना, उनको 2010 तक बच्चों सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है हमें। और प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने का, समुदाय की सहभागिता को बढ़ाने का, ये सारे बच्चे लक्ष्य थे। और इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों 2 कार्यक्रम और चालू किए गए थे। एक का नाम था बच्चों सेतु पाठ्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान में, और दूसरा था बच्चों स्कूल लोटो शिविर। तो इसको भी बच्चों क्या किया गया था? प्रारंभ
किया गया था। सेतु पाठ्यक्रम मतलब कि बच्चों को कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है ना। स्कूल लोटो शिविर मतलब कई सारे बच्चे जो है पढ़ लेते थे बच्चों, लेकिन उसके बाद में भी हाई स्कूल तक या आगे तक नहीं पढ़ाई कर पाते थे, तो उनको कहते थे बच्चों दोबारा से आओ स्कूल में। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए बच्चों मिड डे मील की योजना भी लाई गई थी। यदि आपसे पूछो बच्चों मिड डे मील सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुई थी, तमिलनाडु। और ये भी बच्चों 2001 में तमिलनाडु में आई थी। सरकार मिड डे मील के द्वारा बच्चों को क्या कर रही थी, अपने वहाँ पे आकर्षित करना चाहती थी स्कूलों में। और उसके बाद में बच्चों शिक्षा का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 21 से बच्चों जानते हैं आप मौलिक अधिकार है, और ये हमारा शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वां संविधान संशोधन बच्चों 2002 में जोड़ा था हमारा शिक्षा का अधिकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी बच्चों, 2019 तक चल रही है। 661 हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय खोले गए। जीडीपी में बच्चों स्टार्टिंग में सिर्फ 0.64% हम खर्च करते थे शिक्षा पे, आज हम 3% खर्च करने लगे हैं। साक्षरता दर बच्चों 1951 में हमारी 18% थी, जो कि बढ़कर 2011 में हमारे वहाँ 74% साक्षरता हो गई है। तो आइए देखते हैं बच्चों हमने क्या पढ़ा। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक जो हैं साक्षरता दर, यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं, जीवन प्रत्याशा है बच्चों, और स्वास्थ्य है। यानी हम किसी देश की बच्चों साक्षरता दर यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और हमारे वहाँ 74% है बच्चों। दूसरा आता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है बच्चों जीवन जीने की आशा कितनी है। आज हमारे वहाँ बच्चों 62 वर्ष औसत आयु हो गई है। उसके बाद आता है बच्चों स्वास्थ्य। तो हमारे वहाँ स्वास्थ्य भी क्या है, स्वास्थ्य भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे वहाँ जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए। जो अच्छा इंसान होता है, जो स्वस्थ इंसान होता है, वो हमारे देश के लिए लाभदायक होता है बच्चों। लेकिन व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है ना, उसकी अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की उसको क्या करता है बच्चों, ताकत देता है। अस्वस्थ मनुष्य बच्चों अपने आस-पास में भी बीमारी ला देता है, यानी माहौल को नेगेटिव कर देता है। और अस्वस्थ इंसान बच्चों सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैंने बताया था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, है ना, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। आइए अब हम जानते हैं बच्चों स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ संकल्पनाओं के बारे में। तो जीवन प्रत्याशा, पहला तो आता है बच्चों स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, जीवन जीने की आशा को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। 1947 से पहले हमारे वहाँ लोग सिर्फ 32 वर्ष ही थी उनकी जीवन प्रत्याशा, लेकिन 2014 के बाद से बच्चों 62 नहीं 68 वर्ष तक की हमारी जीवन प्रत्याशा हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों इसमें शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं बच्चों, कि एक वर्ष में जो बच्चे 1 वर्ष में पैदा होते हैं जीवित बच्चे, और उनमें से 1 साल से पहले, यानी जो जीवित बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1 साल से पहले जो बढ़ जाते हैं उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और अगर पूछे बच्चों 1951 में हमारे वहाँ 147 शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे, लेकिन 2016 में घटते घटते सिर्फ 34 शिशु मृत्यु दर है, यानी शिशु मृत्यु दर हमारे वहाँ तेज़ी से कम हो रही है बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आएगा बच्चों आपका मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहते हैं बच्चों, तो प्रति 1000 लोगों के पीछे, 1000 लोग के पीछे जो मरने वालों की संख्या है, जो मरते हैं उसे हम मृत्यु दर कहते हैं बच्चों। तो मृत्यु दर क्या है, विशेष अवधि में मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या को हम बच्चों मृत्यु दर कहते हैं। और भारत के अनेक ऐसे शहर हैं जहाँ पर मौलिक सुविधाएं नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। और मृत्यु दर हमारी क्या है, बढ़ेगी तो जनसंख्या कम होगा। मृत्यु दर लेकिन घट रही है बच्चों, घट क्यों रही है, क्योंकि हमारे वहाँ स्वास्थ्य सुधार हो गया है। पहले बच्चों लोगों को बुखार तक आता था तब भी उनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज हमारे वहाँ स्वास्थ्य सुधार हो गया है, इसलिए लोगों की मृत्यु दर कम हो रही है। जन्म दर आता है बच्चों, जन्म दर का मतलब होता है प्रति 1000 लोगों पे जो जन्म लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 लोगों पे कितने लोग जन्म लेते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में आपको याद रखना है।
शिशु मृत्यु दर की बच्चों डेफिनेशन आपको देखनी है। और शिशु मृत्यु दर बच्चों जैसा कि मैंने बताया 1951 में हमारे वहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी थी 147 थी बच्चों। और 2016 में शिशु मृत्यु घटकर कितनी हो गई 2016 में कितनी हो गई 34 हो गई। जीवन प्रत्याशा बच्चों पहले 32 वर्ष थी लेकिन आज 68 वर्ष हो गई है। क्या चीज़ बच्चों? जीवन प्रत्याशा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बच्चों आपका बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी स्थिति होती है कि जब 15 से लेकर बच्चों 59 साल के लोग, 15 से लेकर 59 वर्ष के लोग, 59 वर्ष के लोग कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं। कार्य के लिए क्या होता है बच्चों? इच्छुक यानी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बच्चों जो प्रचलित मजदूरी दर है, प्रचलित मजदूरी दर का मतलब होता है कि जितना पैसा बच्चों मार्केट में मिलता है उतना मिले। अब एक दिन में दिहाड़ी कम से कम 500-600 बच्चों मिलनी चाहिए, उसको दे रहा है कोई 50 या 60 रुपये, तो वो काम थोड़ी करेगा। तो बेरोजगारी की 3 कंडीशन है: 15 से 59 वर्ष आयु हो, कार्य करने का इच्छुक हो, प्रचलित मजदूरी दर पे काम मिले। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बेरोजगारी बच्चों हमारे वहाँ 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3। सबसे पहले बच्चों शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी यानी जो शहर में रहते हैं इनको हम शिक्षित बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब जो साल के कुछ मौसम में काम मिलता है, बाकी बेरोजगार रहते हैं, उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो शहरी या शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद आता है बच्चों प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है बच्चों जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी मतलब जो शहर में लोग रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, है ना, शिक्षित होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, उसे हम शहरी बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी जिनको मौसम में काम मिलता है फिर नहीं मिलता, मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी होती है कि काम कम लोगों का है बच्चों, लगे ज़्यादा लोग हैं। बेरोजगारी की डेफिनेशन बच्चों ये आपको याद करनी है। तो ये रहा बच्चों बेरोजगारी के प्रकार। तो पहला है मौसमी बेरोजगारी। उन्हें कहते हैं जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त करते हैं, उन्हें मौसमी बेरोजगारी कहते हैं बच्चों। जैसे आइसक्रीम वाला बच्चों, आइसक्रीम वाला सिर्फ ठंड में रहता है। जैसे चमड़े का काम करने वाले, सर्दियों का सामान बेचने वाले, तो उन्हें हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बच्चों जो छाते का काम करते हैं उन्हें भी हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब इसी का दूसरा नाम है बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न को ही हम कहते हैं बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी, जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य में लगे होते हैं, तो इसी को हम प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला आता है बच्चों शहरी बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारी की डिग्री धारी युवक जो रोजगार पाने में असमर्थ हैं, उन्हें शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी भी कहते हैं। जो शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं बच्चों फिर भी उनको काम नहीं मिलता। प्रच्छन्न मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे दुकान में बच्चों या खेती में आवश्यकताओं से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो उसे हम प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला है बच्चों बेरोजगारी के परिणाम। तो बेरोजगारी के बच्चों बहुत ही परिणाम आते हैं। बेरोजगारी जनसंख्या पर किया गया धन का अपव्यय है, यानी जनसंख्या को इतने दिनों से पाला पोषा लेकिन फिर भी वो काम नहीं करी तो ये अपव्यय हो जाता है। जनसंख्या बच्चों दायित्व ही बनी रहती है हमारी। जनसंख्या क्या है? संसाधन नहीं बन पाती, दायित्व यानी बोझ बन जाती है। शेष और आक्रोश की भावना आ जाती है बच्चों, यानी शेष नहीं बच्चों द्वेष। द्वेष मतलब कि लोग गलत कार्यों की तरफ चले जाते हैं, हीनता आ जाती है। देश की आर्थिक भार में वृद्धि हो जाती है। परिवार के स्वास्थ्य स्तर में कमी आ जाती है बच्चों की, कमाने वाले फिर कम रहेंगे, खाने वाले ज़्यादा रहेंगे, और परिवार की शिक्षा व कौशल विकास में कमी आ जाती है। तो ये बेरोजगारी के परिणाम है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रकार है बच्चों आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में यानी राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाजार क्रिया, एक होती है गैर बाजार क्रिया। आर्थिक क्रिया जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया 2 है बच्चों, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया उसे कहते हैं जो वेतन या लाभ यानी धन कमाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम बाजार क्रिया कहते हैं। और अगर पूछे गैर बाजार बच्चों जो स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है यानी खुद के लिए किया जाता है, तो उसे हम गैर बाजार कहते हैं, जैसे कि बागवानी करना। बाजार एक ही चीज़ बच्चों बाजार क्रिया भी हो सकती है और गैर बाजार। जैसे मैं
अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये मेरे लिए बच्चों बाजार क्रिया है, लेकिन अगर मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ तो ये गैर बाजार क्रिया है। एक डॉक्टर यदि बाहर किसी मरीज का इलाज करता है तो पैसे मिलेंगे, वो बाजार क्रिया है बच्चों। लेकिन वही डॉक्टर बच्चों अगर अपने घर में किसी का इलाज करता है तो क्या है, गैर बाजार क्रिया। तो आर्थिक क्रिया दो प्रकार की होती है बच्चों, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। आर्थिक क्रिया राष्ट्रीय आय में मूल्य की वृद्धि करती है। उसके बाद बच्चों राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य क्या है, तो जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देना है, जिनको बहुत कम सुविधाएं मिली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पे भी ध्यान देना है। परिवार के कल्याण और पौष्टिक आहार तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। यह हमारी नीति के लक्ष्य की सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, जीवन प्रत्याशा बढ़े, काम मिले, रोजगार मिले बच्चों। तो ये हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। आइए बच्चों अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, 1 अंक वाले। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए बच्चों के लिए था बच्चों, तो ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था। उसके बाद आता है बच्चों शिक्षित बेरोजगार किसे कहते हैं, तो जो शिक्षित बेरोजगार, जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि जो युवक क्या है मैट्रिक, स्नातक ये सब पास हो जाते हैं, इसके बाद भी इनको रोजगार नहीं मिलता तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। वे व्यक्ति जिसके पास डिग्री है रोजगार नहीं है, शहर में रहने वाला, तो इसका बच्चों का है, वे व्यक्ति जिसके पास डिग्री होता है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं होता तो उसे हम शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। अगला है बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या काम किया जाता है, तो मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों कृषि यानी खेती किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, साथ ही साथ में बच्चों खनन काम किया जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। जापान बच्चों किस पे, मानव संसाधन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो उसे क्या नाम है बच्चों उस देश का, जापान नाम है। जनसंख्या की गुणवत्ता बच्चों आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा पे और साथ ही साथ में साक्षरता दर पे निर्भर करता है। साक्षरता दर है ना, तो जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर पर निर्भर करता है। जीवन प्रत्याशा पहले बच्चों 32 वर्ष था, अब 68 वर्ष हो गया है। साक्षरता दर बच्चों पहले 18% था जो कि अब 74% हो गया है। उसके बाद है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा उपाय अपनाया था, तो आपको पता है बच्चों सेतु पाठ्यक्रम है ना, सेतु पाठ्यक्रम या SSA सर्व शिक्षा अभियान को अपनाया था, जिसका लक्ष्य बच्चों 2010 तक प्राप्ति करने की थी। अगला बच्चों प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजना का नाम बताओ, तो इसमें बता सकते हो सेतु पाठ्यक्रम हो गया बच्चों, वही सर्व शिक्षा अभियान हो गया। मिड डे मील या दोपहर का भोजन बच्चों योजना का लक्ष्य क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना है और आकर्षित करनी है। गैर बाजार क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, तो बाजार क्रिया जो आय कमाने के लिए होती है, गैर बाजार क्रिया जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आएगा बच्चों GNP का अर्थ होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक होता है बच्चों GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसे हम GDP कहते हैं। GNP का मतलब होता है बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो N का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला है बच्चों निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र में नहीं आती है, तो बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आता है, परिवहन आता है, संचार आता है बच्चों, कृषि नहीं आती है। वाक्य कथन को सही लिखिए। भारत में कर्नाटक राज्य सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, तो कर्नाटक की जगह बच्चों केरल है, केरल में 100% साक्षरता है। शिक्षित बेरोजगार मुख्यतः कहाँ होते हैं बच्चों, तो शहरी क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक इन किस प्रकार भिन्न है ना, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका संसाधन के रूप में लोग चैप्टर। मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।